हम बेटा चर्चा कर रहे थे शक्ति की। किसकी चर्चा कर रहे थे बेटा? शक्ति की, जिसे हम क्या कहते थे बेटा? पावर। पावर में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था बल्ब का। तो पावर का जो फॉर्मूला आया था बेटा, एक हमने लिखा था आई स्क्वायर आर। अगर हमें आई और आर पता है तो एक फॉर्मूला हमने लिखा था बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला लिखा था पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये तीन रिजल्ट अपन ने पढ़े थे। फिर हमने उसके बाद बल्ब का डिस्कशन किया था। बल्ब में मैंने आपको बताया था बल्ब की रेटिंग दी जाती है। तो रेटिंग सिर्फ इसलिए दी जाती है, इसमें वोल्ट लिखा होता है और पावर लिखी होती है, ताकि अपन वोल्ट मान लीजिए वी है, पावर मान लीजिए पी है, तो अपन क्या लिखते हैं बेटा? पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से हम आर फाइंड आउट कर सके, वी स्क्वायर अपॉन पी, हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर सके। ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल आपको करवाया था कि बल्ब की शक्ति कितनी थी? 100 वाट, और वोल्टेज कितना था? 200। और अगर हम इसको किसी और वोल्ट पर ऑपरेट करें तो क्या शक्ति आएगी? जिसका आंसर कितना था बेटा? 56.5। आवाज फट रही है गुरुदेव। होमवर्क में मैंने क्या दिया था? होमवर्क डिस्कस करेंगे बेटा ना, अभी आगे मिलेंगे अपन को होमवर्क। होमवर्क कहां है बेटा? होमवर्क अभी अपन को आगे मिलेंगे ना, तो डिस्कस करेंगे। यस, आगे ही है होमवर्क, परेशान मत हो आप। होमवर्क आगे हम डिस्कस करेंगे, चलते चलते डिस्कस करेंगे इसको आगे बढ़ते हुए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपन अभी पावर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, पावर की चर्चाएं कर लेते हैं। यस, होमवर्क बेटा ना आगे ही है। पावर खत्म करने के बाद बेटा अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो बेटा अपन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर आप याद रखना रेजिस्टेंस का उल्टा जुड़ता है। 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट अपन लिखते हैं 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं उनका जो शक्ति होता है 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3, रेजिस्टेंस का उल्टा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी उस पर आते हैं बेटा, मैं कुछ मिस कर रहा हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी उस पर आते हैं, पैरेलल वाला एक देख लेते हैं। पैरेलल में बेटा अपन कैसे लिखते हैं? ये अपना भी हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस R1, ये वाला रेजिस्टेंस R2 और ये वाला रेजिस्टेंस R3। या तो हम रिजल्ट गलत ध्यान किए हुए देखते हैं। तो बेटा देखो, इसका अगर हम पावर लिखें इसके अक्रॉस, इसका पावर कितना है? P1, इसका पावर कितना? P2। देखो क्या हो जाता है यार, इस बल्ब का पावर P1 है, इस बल्ब का पावर कितना है? P2 है, और इस बल्ब का पावर कितना है बेटा? P3 है। इस बल्ब का पावर कितना है? P3 है। ठीक है, अब इसमें हम R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखें तो क्या लिख लेते हैं? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अब हम यहां से R1 का वैल्यू लिखें तो R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1। R2 की वैल्यू लिखेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? V स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगी। और R3 की वैल्यू लिखेंगे, R3 की वैल्यू कितनी होगी? V स्क्वायर अपॉन R3, V स्क्वायर अपॉन R3 नहीं P3। पूरी क्लास की 12 बजने वाली है। और P इक्विवेलेंट अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट, V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो रिजल्ट क्या होता है? P इज इक्वल टू अपन लिखते हैं V स्क्वायर अपॉन R, तो R इज इक्वल टू कितना होता है? V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर बाय P, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना? V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 का वैल्यू कितना हुआ? R1 का वैल्यू हुआ V स्क्वायर अपॉन R1। R2 का वैल्यू कितना? V स्क्वायर अपॉन R1 नहीं, V स्क्वायर अपॉन P1। इसका वैल्यू V स्क्वायर अपॉन P2, और इसका वैल्यू 1 अपॉन V स्क्वायर अपॉन P3, 1 अपॉन V स्क्वायर बाय P3। ठीक है ऐसा। तो इसमें से P इक्विवेलेंट चला गया ऊपर, तो P इक्विवेलेंट ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा है? V स्क्वायर। यहां से P1 ऊपर चला गया तो P1 अपॉन V स्क्वायर, प्लस P2 ऊपर चला गया तो ये P2 अपॉन V स्क्वायर, और इधर से P3 ऊपर चला गया तो P3 अपॉन V स्क्वायर, P3 अपॉन V स्क्वायर, V स्क्वायर V स्क्वायर V स्क्वायर V स्क्वायर कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट हो गया। तो पावर इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आ रहा है? P1 प्लस P2 प्लस P3। पैरेलल वाला समझ गए? उसमें बेटा मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं, अभी मैं सोचता हूं। ठीक है, एक बार देखो, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका R2, इसका R1, और इसकी आपको पावर दी गई थी। क्या दी गई थी बेटा? पावर। इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, इसका पावर P1, P3, P2, P1, बरोबर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इनकी रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी होगी? R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1, R2 की वैल्यू V स्क्वायर बाय P2, R3 की वैल्यू V स्क्वायर बाय P3, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस को अपन ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं बेटा? इस तरीके से लिखते हैं। तो बस हमने R इक्विवेलेंट, R1, R2, R3 की वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू V स्क्वायर बाय P1, R2 की वैल्यू V स्क्वायर बाय P2, R3 की वैल्यू V स्क्वायर बाय P3, ये P3 ऊपर गया, P2 ऊपर गया, P1 ऊपर गया, यहाँ से P इक्विवेलेंट ऊपर गया, नीचे क्या बचा? V स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपना रिजल्ट होगा, इसको याद रखना पैरेलल के लिए। एक बार इसको थम्स अप खिलो, तब तक मैं दीदी से चाय मंगाता हूं। आइए देखिए, यदि चित्र में X, Y तथा Z सर्वसम लैंप है, यदि स्विच S बंद है तब लैंप की चमक निम्न में से कैसे परिवर्तित होगी? निम्न में से कैसे परिवर्तित होगी, ध्यान देना। मैं उसके बारे में बेटा सोचता हूं, रिजल्ट वही है। जो P इक्विवेलेंट होता है बेटा सीरीज में, वो रेजिस्टेंस की तरह जुड़ता है, और पैरेलल में जो पावर होती है ना बेटा, वो रेजिस्टेंस के उल्टे जुड़ती है ना। 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3 सीरीज में होता है, और P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 पैरेलल में होता है। ओके, आइए अपने सवाल को देखते हैं, तब तक उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि कई पॉइंट होता है दिमाग में सो जाता है, फिर वो मिस हो जाता है। तो यदि चित्र में X, Y तथा Z सर्वसम लैंप है, यदि स्विच S बंद है तब लैंप की चमक निम्न में से कैसे परिवर्तित होगी? बल्ब की चमक। ठीक है, ध्यान देना। ये हमारे पास एक क्या है? बैटरी है V वोल्ट की, बैटरी है बेटा कितने की? V वोल्ट की। ठीक है, आइडेंटिकल बल्ब है, बल्ब कैसे? एक जैसे। तो इसका रेजिस्टेंस भी R, इसका भी रेजिस्टेंस R, और इसका भी रेजिस्टेंस R हो गया।
ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R। तो अब अगर हम धारा ये लिखें, क्या बोलते हैं, शक्ति, शक्ति लिखें बल्ब X में, तो बल्ब X की शक्ति कितनी हो जाएगी, I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है R, I किसमें, बल्ब X में, ठीक है। और अगर हम शक्ति लिखें किसकी, बल्ब Y की, तो करंट बल्ब Y में इसका स्क्वायर इंटू R, और फिर हम शक्ति लिखें किसमें, बल्ब Z में, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे I स्क्वायर Z में इंटू R, I स्क्वायर Z में इंटू R लिखेंगे, ठीक है। तो Px की वैल्यू ये Ix, Iy और Iz की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो इनिशियल कंडीशन, इन इनिशियल कंडीशन देखो बेटा, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, कि जो आई आएगी वो कितनी हो जाएगी, V अपॉन इनिशियल कंडीशन में R इक्विवेलेंट कितना, स्विच S ओपन है, इनिशियल का मतलब बेटा, इनिशियल कंडीशन का मतलब होगा स्विच इज ओपन, स्विच कैसा है बेटा, ओपन है, ठीक है। स्विच ओपन है तो R इक्विवेलेंट कितना है, तो सर R इक्विवेलेंट है इसमें 2R, R इक्विवेलेंट कितना है बेटा, 2R है। करंट कितनी हो जाएगी, करंट I इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट, और बेसिकली ये कितना हो गया, V अपॉन 2R, V अपॉन 2R, ठीक है। और इनिशियल स्टेट में स्विच S ओपन है, तो इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट में रिलेशन क्या होगा, इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट में रिलेशन क्या होगा। काजल, साकेत, सलाज, वाइफ से लड़ाई हुई क्या, नहीं बेटा वाइफ से लड़ाई होती है ना तो दिमाग ठिकाने पर रहता है, दिमाग ठिकाने पर रहता है फिर। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा समय बर्बाद हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। आई एक्स और आई वाई में रिलेशन क्या होगा, सेम होगी करंट, सेम होगी, तो इस केस में अपन क्या कहेंगे, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई, करंट दोनों में सेम जाएगी। तो हम पावर लिखें एक्स में, तो ये कितना हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो पावर एक्स में कितना आया, आई की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन 2R, इसका स्क्वायर इंटू आर, तो ये कितना आ गया बेटा, वी स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू आर, तो वी स्क्वायर अपॉन 4R, वी स्क्वायर अपॉन 4R, ठीक है। हम बात करें पी वाई, तो ये क्या होगा, आई वाई स्क्वायर इंटू आर, तो आई वाई की वैल्यू कितनी, वी अपॉन 2R, इसका होल स्क्वायर इंटू आर, तो वी स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू आर, मतलब पावर सेम ही होगी, सेम तो हमें पहले से ही दिख गई थी, लेकिन कितनी होगी हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया, कितनी होगी बेटा, हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखो इन फाइनल कंडीशन, इन फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, फाइनल कंडीशन का मतलब हुआ बेटा कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, स्विच एस इज क्लोज्ड, स्विच एस कैसा है बेटा, बंद है, स्विच एस बंद है, ठीक है। तो जब स्विच एस बेटा बंद है तब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो आप कैलकुलेट करिए, आई कितनी आएगी वो कैलकुलेट करिए। जब हम इस स्विच को बंद कर देते हैं फाइनल कंडीशन में, आर इक्विवेलेंट निकालो भाई फटाफट, आई निकालो जल्दी से, कम ऑन एवरीबॉडी। और अलग अलग बल्ब की पावर निकालना बेटा फॉर्मूला यही होगा कि कितनी करंट जा रही है, ठीक है। आपको पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों निकालने हैं, आपके पास 1.5 मिनट का समय है, आपके पास बेटा कितना, 1.5 मिनट का समय है, सिर्फ टाइमर है, वैल्यू नहीं। इसलिए कमान निकल कर करेंगे तो आ जाएगा, देखते हैं बेटा, देखते हैं अभी उसको। कोशिश करो बेटा सबकी वैल्यू निकालना, पीएक्स पीवाई पीजेड, पीएक्स पीवाई पीजेड। कैलकुलेट किए, ओके। आइए बेटा, तो इस केस में जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो ए आर आर कितना हो गया, आर वाई 2 हो गया, तो आर वाई 2 प्लस आर कितना, 3R/2, 3R/2, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वी अपॉन 3R/2, तो ये 2V/3R, 2V/3R। अब देखो पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आई होगी, ठीक है। पी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पी वाई की वैल्यू I/2 हो जाएगी, और पी जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा, I/2 हो जाएगी। ऐसा क्यों मास्टर, तो देखो बेटा यहाँ से करंट कितनी है, आई। अब यहाँ पर बेटा दो आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं, दो एक जैसे रेजिस्टेंस है, तो ये आधी आधी दोनों ब्रांच में बढ़ जाएगी, कुछ ऊपर चली जाएगी बेटा, कुछ नीचे चली जाएगी, आधी आधी दो ब्रांचेस में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लिखें पावर किसका, ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई यार, दिन ही खराब है आज हमारा बेटा। ये आई जेड है, ये क्या है, आई जेड, और ये क्या है, आई वाई है, और ये क्या है, आई एक्स है। एक्स में धारा आई, वाई में धारा I/2, जेड में धारा I/2। अब हम लिख रहे हैं पी एक्स सेकंड वाले केस में पी एक्स डैश कह दो, तो ये हुआ आई स्क्वायर एक्स में, ठीक है। या इस धारा को भी बेटा आप आई डैश कह सकते हैं, ये आई डैश है, ठीक है। तो ये आई डैश आई डैश आई डैश, तो आई एक्स एक्स इंटू आर, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, भैया ध्यान से लिखना, नहीं तुम आज ना तुम जादू कर रहे हो अमित, ऐसा लग रहा है मैं तुम आज भांग खा के आए हो। 4V² अपॉन 9 R² इंटू आर, आर से एक आर हो गया बेटा बेकार, 4V² अपॉन 9R,
ठीक है ठीक है, आप ध्यान से देखना बेटा, हम पी वाई निकाल रहे हैं, है ना, आप ध्यान से देखने चलना, कहीं गलती हो जाए तो हमें करेक्ट करना। आई बाई टू, तो आई बाई टू का मतलब कितना हो गया बेटा, इसमें धारा आई डैश बाई टू, तो आई डैश बाई टू का मान कितना आएगा, 2v अपॉन 3r डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 गया बेटा, तो ये कितना आया, v अपॉन 3r आया, v अपॉन 3r, तो v अपॉन 3r इसका स्क्वायर, मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा हूं कि पावर अगर पूछा जाए कि आएगा कितना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर इनटू r, r से r हो गया बेकार, py इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 9r, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी px सेकंड की इसकी, और सेम वैल्यू किसकी होगी, pz इसकी। सर सेम वैल्यू क्यों होगी, सेम वैल्यू इसलिए होगी क्योंकि z का रेजिस्टेंस भी सेम है और करंट भी सेम है, जेड में बेटा करंट भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, दोनों सेम सेम है, इसलिए वैल्यू सेम ही आएंगी। तो अब कंपेयर कर लो बेटा, सीन क्या हुआ, पहले आई एक्स बराबर आई वाई बराबर कितना था, वी स्क्वायर बाय 4r था, तो पी एक्स पहले कितना था, पी एक्स बराबर पी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 4r था, ठीक है, और सेकंड केस में पी एक्स कितना है, पी एक्स कितना है 4v स्क्वायर अपॉन 9r, और पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू कितना है, वी स्क्वायर अपॉन 9r, वी स्क्वायर अपॉन 9r अगर मैं सही लिख रहा हूं तो, ठीक है। अब बेटा एक्स समान रहेगा, तो एक्स सेम है क्या, पहले इतना था अब इतना हो गया, सेम नहीं है, सेम नहीं है, वाई घटेगा, एक्स समान रहेगा तो एक गलत, एक्स बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, ये बात सही है क्या, तो यस बेटा एक्स बढ़ गया, एक्स बढ़ गया, ठीक है। आप देखो यहाँ 1/4 है, यहाँ 4/9 है, तो एक्स बढ़ गया बेटा, एक्स बढ़ गया, और वाई घटाया क्या, तो पहले वाई था वी स्क्वायर अपॉन 4r, अब हो गया वी स्क्वायर अपॉन 9r, अब हो गया बेटा वी स्क्वायर अपॉन 9r, ठीक है, तो वाई घटेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, एक्स बढ़ेगा वाई सेम रहेगा गलत बात, एक्स घटेगा गलत बात, वाई बढ़ेगा, ये दोनों ये गलत बात है, तो एक्स बढ़ेगा वाई घटेगा, और अपन हर केस में इस तरीके से बेटा रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, ओके। बल्ब का कोई और एक सवाल मिले भाई, यार ये फोन अलग बजे जा रहा है, बेवकूफ आदमी फोन, चलिए, चित्रानुसार प्रतिरोधों के तीन विन्यास R1 R2 R3 को 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यदि R1 R2 R3 में शक्ति का क्षय क्रमशः P1 P2 P3 है, तो शक्ति का क्षय P1 P2 P3 है, तो देखो बेटा शक्ति P इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V तीनों ही केसेस में सेम है, V मतलब 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट सेम है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो जिसका R ज्यादा होगा P कम होगा, R ज्यादा होगा P कम होगा, तो आप R इक्विवेलेंट निकालिए, R इक्विवेलेंट पहले केस का, R इक्विवेलेंट निकालिए आप दूसरे केस का, और आप R इक्विवेलेंट निकालिए बेटा तीसरे केस का, तीसरे केस का, और आंसर बताइए जल्दी से, ये पोल ही है, कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट कोशिश कीजिए बेटा, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, तो आंसर कौन सा है इसका, ये वीट स्टोन बन गया, इसका आंसर आएगा बेटा आर इक्विवेलेंट, इसका बेटा 1 आ जाएगा, इसका कितना आएगा बेटा, ये वीट स्टोन बन जाएगा, 5 प्रतिरोध है ना, एक बार ऐसे बना के बताया था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये वीट स्टोन 1 2 3 4 5 का है, बीच वाला बेकार हो गया था, एक बार बना के बताया था, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो ना कि वीट स्टोन है इसका आर इक्विवेलेंट 1 ओम आएगा, तो कमेंट में बेटा 7 लिखना, ठीक है। इसमें तो देखो बेटा ये दोनों श्रेणी में 2 ओम, ये दोनों श्रेणी में कितने हो गए बेटा 2 ओम, 2 ओम 2 ओम समांतर में 1 ओम, और एक समांतर में कितना हो गया 1/2 ओम, 1/2 ओम, यहां पर आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम, और 2 ओम का 2 ओम का 1 ओम, और 1 ओम 1 ओम 2 ओम, 2 ओम आ गया, तो आर सबसे ज्यादा किसका है 3 का, तो 3 का पावर सबसे कम होगा, और आर सबसे कम किसका है 2 का, तो 2 का पावर सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन, शाबाश, सबने बराबर बराबर बांट दी, बराबर बराबर बांट दिया भैया, है ना, कि किसी को कोई भाई मेरा दिमाग फ्यूज है, आप सभी का है क्या, सबने देखो बराबर बराबर बांटा है, किसी ऑप्शन के साथ कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट जैसे इसमें 1 और 1 सीरीज में कितना हो गया 2 ओम, 1 और 1 सीरीज में कितना हो गया 2 ओम, 2 ओम 2 ओम का कितना होगा बेटा 1 ओम, और ये 1 ओम समांतर क्रम में 1/2 हो गया, यहां देखो ये 2 ओम हो गया बेटा, ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम ये 2 ओम ये 2 ओम ये 2 ओम, और ये वाला कितना 2 ओम, ये वाला कितना 2 ओम, तो 2 ओम 2 ओम का 1 ओम, और 1 ओम और 1 ओम कितना हो गया 2 हो गया, 1 ओम और 1 ओम कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो आर सबसे ज्यादा इसका है, तो आर अगर ज्यादा है तो पी कम, आर का मान अगर ज्यादा है तो पी का मान कम होगा, पी का मान कम होगा, ठीक है। ये वीट स्टोन कैसे है देखो बेटा, अगले पेज पर हम इसको कॉपी करके बता देते हैं, आज बता दे रहे हैं, अगर मेरा खुद का दिमाग फ्यूज है और किसी दिन में मैं डांटता कि भाई ये क्या चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये हम आपको सर्किट बना के बता चुके हैं, और वैसे भी कभी आपको ऐसा दिखे तो समय बताने के लिए ना एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता होना चाहिए,
क्या पता होना चाहिए बरखुरदार, क्या पता होना चाहिए कि ये वीट स्टोन है। अब देखो बेटा, जैसे इस पॉइंट को मैंने x बोल दिया, इसको y बोल दिया, इस पॉइंट को a बोल दिया, इस पॉइंट को बोल दिया b, इस पॉइंट को बोल दिया b। तो अब दो पॉइंट बना लो, एक इधर पॉइंट बनाया अपन ने a, एक यहाँ पॉइंट बनाया b, और यहाँ पॉइंट बनाया एक x, और यहाँ पर एक पॉइंट बनाया y। ये पॉइंट y है, ये पॉइंट x है। तो एक एक करके रेजिस्टेंस से पूछते चलो। तो ये वाला x और b के बीच में कनेक्ट है, इसको भूल जाओ, x और b के बीच में कनेक्ट है। x और b कहाँ, इधर है, ठीक है। इसका काम हो गया। अब इससे पूछो, ये b और y के बीच में है, तो b और y के बीच में एक लगा दो, ठीक है, इसका हो गया। अब इससे पूछो किसके बीच में, x और a के बीच में है, ये x और a के बीच में है। इससे पूछो किसके बीच में, तो ये y और a के बीच में, तो y और a के बीच में एक लगा दो। इससे पूछो बीच वाले से, तो ये x और y के बीच में है। अब दिख गया बेटा वीट स्टोन, बैटरी a और b के बीच में लगी है। बैटरी से पूछो तो बैटरी ने कहा हम a और b के बीच में लगे हैं, तो ये बैटरी हो गई अपनी। ये 1 ओम, ए भी कितना बेटा 1 ओम, ए भी कितना 1 ओम, ए भी कितना बेटा 1 ओम, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस बराबर है बेटा दिस अपॉन दिस के, तो ये बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेकार हो गया तो इसको हम सर्किट से हटा देंगे। तो ऊपर वाले दो सीरीज में कितना हो गया 2 ओम, नीचे वाले दो सीरीज में कितना हो गया बेटा 2 ओम हो गया। अब 2 ओम समांतर में, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम। अब समझ गया बेटा सब लोग इस बात को कि वीट स्टोन था। जल्दी, ठीक है। समान मान के तीन प्रतिरोधों को चित्रानुसार विभिन्न संयोजनों में व्यवस्थित किया गया है। इन्हें व्यक्त शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यक्त शक्ति के बढ़ते क्रम में बेटा इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ट्राई करो बेटा। अब देखो बेटा इस केस में क्या है, धारा सभी में सेम है। पिछला जो केस था उसमें क्या सेम था, रेजिस्टेंस सेम, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, वो अंतर सेम था। यहां पर क्या है बेटा, धारा सेम है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर लिखेगा अपन, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, किसी भी केस के लिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। और यहां पर आई सभी में सेम है, इसमें धारा आई, इसमें धारा आई, इस संयोजन में धारा आई, इस संयोजन में धारा कितनी जा रही है आई। तो यहां पर आप कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इक्विवेलेंट। तो जिसका आर इक्विवेलेंट ज्यादा होगा उसका धारा, सॉरी उसमें शक्ति ज्यादा होगी, उसकी शक्ति ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड में बेटा वीट स्टोन नहीं है बेटा, अंजलि सेकंड वाला वीट स्टोन नहीं है, है ना, क्योंकि सेकंड वीट स्टोन के लिए तब होता जब ये प्रतिरोध ऐसे जुड़ा होता, ऐसे जुड़ा होता, तब ये वीट स्टोन होता। नहीं, वीट स्टोन ये तो सिंपल सा श्रेणी और समांतर है, ये श्रेणी और फिर 1 2 3 उपरांत समांतर में। ये वाला वीट स्टोन क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर जो सेकंड केस में उसमें प्रतिरोध बेटा यहाँ जुड़ा है, जबकि फर्स्ट वाले में प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है, तो ये वीट स्टोन हुआ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपको कुछ समझा ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज आप अपना दिमाग लगाओ, कोई कंफ्यूजन रह जाए आज के लेक्चर में तो नेक्स्ट पर हमको बता देना, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। इस क्वेश्चन को बेटा फटाफट सॉल्व करिए, 90 सेकंड का समय है। अब बेटा ये तो ना कम से कम 60% बच्चों का सही होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट ही निकालना है। 60% का उससे ज्यादा परसेंट बच्चों का सही होना चाहिए, कोशिश करिए। करो बेटा, कोशिश करो। तीस सेकंड का टाइम और है बेटा। आओ, तो देखो इसका आर 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 इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा 3R हो गया। इसमें आर आर का कितना हो गया बेटा, ये 2R और 2R और ये वाला R पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो 2R इंटू आर डिवाइडेड, तो 2R/3 आर इक्विवेलेंट आ गया। इस केस में बेटा आर 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 कितना आ गया, R/3, तीनों पैरेलल में। अब इस केस में बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस बेकार हो गए। सर कैसे बेकार हो गए, कैसे बेकार हो गए, हमने कहा देखो यहाँ से करंट आ रही, करंट के पास एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। इस रास्ते में यहाँ से यहाँ तक देखना बेटा, इस रास्ते में यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो करंट यहाँ से भी नहीं जाएगी, यहाँ से भी नहीं जाएगी, पूरी की पूरी करंट यहाँ चली जाएगी। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हमने बताया था ये पॉइंट x है तो ये वाला पॉइंट भी x, ये पॉइंट x है तो ये पॉइंट भी x, तो बेटा ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए। ये दोनों क्या हो गए बेटा, शॉर्ट सर्किट हो गए। और अगर ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए हैं भाई तो ये बर्बाद, ये भी बर्बाद, ठीक है, ये बर्बाद और ये भी बर्बाद। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सिर्फ R बचा है, कितना बचा है R। तो इस केस में R इक्विवेलेंट R ही आ गया, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इस केस में है, तो इस केस में बेटा शक्ति सबसे ज्यादा पहले में, ठीक है। और इस केस में रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो शक्ति थर्ड केस में सबसे कम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन, सबसे कम थर्ड केस में, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम है, यहाँ पर शक्ति समानुपाती है आर इक्विवेलेंट की। और फर्स्ट केस में शक्ति सबसे ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो शक्ति सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, फर्स्ट वाला। इज इट क्लियर? 40%। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अपन पढ़ने जाते हैं कि बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध व बाह्य प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए
ताकि बाह्य प्रतिरोध में धारा अधिकतम हो, धारा मैक्सिमम हो। धारा कैसी हो बेटा? मैक्सिमम हो। तो देखो हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें बाहरी प्रतिरोध है, यहां पर एक सेल है ईएमएफ ई, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है बेटा? आर। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि बेटा इस प्रतिरोध में शक्ति अधिक, धारा नहीं, प्रतिरोध में शक्ति अधिकतम हो। और ऑब्वियसली जब शक्ति अधिकतम होगी तभी धारा अधिकतम होगी, जब शक्ति अधिकतम तो धारा अधिकतम। ठीक है, तो हम अभी शक्ति लिखें किस प्रतिरोध? आर में, तो ये कितना हो गया? आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इसमें शक्ति हमने लिखा। अब आई का मान कितना हो जाएगा? तो आई का मान हो जाएगा ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है मास्टर, तो ई अपॉन आर इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो पी आर इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर। अब हमें शक्ति अगर मैक्सिमम करवानी है तो हम किसका उपयोग करेंगे बेटा? शक्ति अगर मैक्सिमम करानी है तो मैक्सिमम मिनिमा का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम शक्ति के लिए, मैक्सिमम शक्ति के लिए, मैक्सिमम शक्ति के लिए क्या होना चाहिए? डीपी अपॉन डी आर, डीपी अपॉन डी आर। ये पी आर का मतलब है कि हम शक्ति इसमें निकाल रहे हैं बेटा। डीपी अपॉन डी आर बराबर कितना होना चाहिए बेटा? जीरो। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पहला डिफरेंशिएशन करके हम जीरो करेगा। अब पहला डिफरेंशिएशन करके इसको जीरो कीजिए, तो डीपी अपॉन डी आर हम करें तो ध्यान से देखना ये क्या होगा। ये रिलेशन पी आर हमारे पास है क्या? पी आर बेसिकली हमारे पास है पी आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसका होल स्क्वायर। तो डीपी अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना हो गया? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा जो हर होता है हर का वर्ग कर देते हैं, तो हर बेटा इतना है। अब इसका हम क्या करेगा? वर्ग करेगा। फिर आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रखेंगे और अवकलन करता है अंश का, तो अंश में ई स्क्वायर कांस्टेंट, आर का अवकलन आर के सापेक्ष कितना हो गया? 1 हो गया। माइनस अब ई स्क्वायर, हर को कांस्टेंट लिखते हैं और अंश का अवकलन करेंगे, तो अंश का जब हम अवकलन करेंगे तो ये 2 इंटू आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका करेंगे तो 1 प्लस 0 इतना ही आएगा। अवकलन किया बेटा मैंने इसका। अब इसको किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। तो बेटा ये चीज 0 में चली जाएगी, ये चीज किस में चली जाएगी बेटा? नीचे वाली चीज 0 में। इसको थोड़ा इधर खिसका लें क्या? ठीक है, इसका हमने अवकलन किया बेटा पूरे का, और अवकलन करके 0 के बराबर करना है, तो ये 0 में चला गया। अब ऊपर से देखो क्या बचा? एक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाहर आ गया। ठीक है, आ गया सर। ई स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, आ गया सर। और क्या बाहर आया? हमने कहा और कुछ बाहर नहीं आया। यहाँ से अंदर बचा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ से अंदर क्या बचा है? माइनस का 2r, माइनस का 2r इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये सब भी 0 में चला जाएगा, ये सब भी 0 में चला गया, तो हमारे पास क्या बचा है? r प्लस आर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो r माइनस r इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल r। रिजल्ट कितना आसान है, याद रखना कितना आसान है कि जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होंगे, जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध बराबर होंगे तो इसमें शक्ति क्षय अधिकतम होगा। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे, तो इस प्रतिरोध में शक्ति क्षय मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस सवाल में भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? जल्दी से। अब नेक्स्ट टॉपिक गैल्वेनोमीटर हम कल ही पढ़ेंगे, आज अपन होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं पहले जल्दी जल्दी। अच्छा एक चीज, चलो अभी पूछते हैं, इस सवाल का आंसर बता दो। आंतरिक प्रतिरोध आर की एक सेल बाह्य प्रतिरोध आर में धारा प्रवाहित करती है, सेल द्वारा प्रतिरोध को प्रदान की गई शक्ति का मान अधिकतम होगा जब, शक्ति का मान अधिकतम होगा तब, कब होगा ऐसा? अरे यार अवकलन किया तुम, अवकलन। चलो इसका आंसर बता दो बेटा जल्दी, प्लीज इसको गलत मत करना। आप देखो ना कुछ बच्चे ना इसको भी गलत कर देंगे, कुछ बच्चे इसको भी गलत कर देंगे, सच कह रहा हूं। प्लीज इसको गलत मत करना, भाई नहीं हो, कोशिश करो। अभी अभी बताया कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, प्रदान की गई शक्ति का मान, सेल द्वारा प्रतिरोध को प्रदान की गई, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध है तो सेल द्वारा प्रतिरोध को प्रदान की गई शक्ति का मान अधिकतम होगा जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। अभी 76% लोग सही, 77% गलत किए। अभी अभी पिछले पन्ने पर बेटा रिजल्ट बताया कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होना चाहिए, पता नहीं क्यों गड़बड़ कर दिया। अब देखो बेटा अपन होमवर्क पे चलते हैं। अच्छा मैं एक चीज और पूछ रहा था यार, आज ना मेरा दिमाग ना घासर ने गया, घासर ने। हम कल शाम को एक लेक्चर रख लें, कल शाम को एक एक्स्ट्रा लेक्चर रख लें? कितने लोग चाहते हैं रख लो, वो थम्स अप पर वोट करना। कितने लोग चाहते हैं रख लो, थम्स अप पर वोट करना। जो चाहते नहीं रखो वो थम्स डाउन पर वोट करना।
क्वेश्चंस कहां गए? रख लेते हैं, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं रख लो सर, रख लेते हैं, तो मतलब क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और पढ़ाई भी ज्यादा हो जाएगी। चलो अब देखो बेटा इस सवाल को अपन देखते हैं, इस सवाल को। तो बेटा यहाँ पर ये दो सवाल, ये एक सेल को बेटा आप ऐसे मान लो कि इसको एक ही सेल बना लो, ये पॉइंट है बेटा x और ये पॉइंट है y, ये पॉइंट x और ये पॉइंट y है बेटा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, और इसको एक सेल बना लो बेटा 20 वोल्ट की, और इसको एक सेल बना लीजिए, ये तो एक है ही 10 वोल्ट और कितने ओम की 4 ओम की। इधर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में ही है, तो इसको इसको दोनों को मिलाकर आंतरिक प्रतिरोध ही मान लो 7 ओम। कितना बेटा 7 ओम, ये दोनों सीरीज में है ना, तो 5 2 7 ओम एक सेल, ठीक है, और ये 4 ओम और ये 10 ओम। तो ये हमारे पास आप ऐसे देख सकते हो कि ये दो x और y के बीच में ये दो सेल्स हैं, वो समांतर क्रम में है, दो सेल हैं वो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जब दो सेल जुड़ी होती थी तो उनका ई इक्विवेलेंट का सूत्र होता था बेटा E1 R2 प्लस E2 प्लस या माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ कब प्लस लेते थे कब माइनस लेते थे, तो बेटा अगर दोनों सेल समान दिशा में धारा भेज रही हैं, समान पोलैरिटी के साथ एक ही दिशा में धारा भेज रही हैं तो प्लस लेंगे, अगर सेल विपरीत होंगी तो माइनस। अब देखो ये वाली सेल कहां धारा भेजेगा, इधर, ये वाली सेल धारा भेजेगा इधर, तो धारा इधर से आएगी, धारा इधर से आएगी, फिर धारा इधर जाएगी, तो इन दोनों की धारा जब इसमें जाएगी तो जुड़ेगी बेटा, इन दोनों की धारा इसमें जाएगी तो जुड़ेगी, है ना। इनको विपरीत पोलैरिटी मत समझना, इसको ऐसे देखो, ऐसे बना सकते हो, ये 20 वोल्ट का है, आंतरिक प्रतिरोध 7 ओम, ठीक है, फिर दूसरी सेल इसी के समांतर में है, दूसरी सेल इसी के समांतर में है, किसकी 10 वोल्ट की, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 4 ओम। थोड़ा सा बेटा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये प्रतिरोध कितना है 10 ओम। तो देखो दोनों सेलें एक तरीके से एक ही दिशा में धारा भेज रही हैं, दोनों की धाराएं जाके इसमें जुड़ेंगी। जैसे इसकी धारा हमने कहा I1, इसकी धारा कहा I2, तो इसमें जो धारा जाएगी बेटा वो होगी I1 प्लस I2। यहाँ पे इधर से देख लो, इसने धारा कितनी भेजी I1, इसने धारा कितनी भेजी बेटा I2, तो इसमें जो धारा जाएगी इट विल बी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। हमें क्या निकालना है कि धारा किस दिशा में बह रही है, 10 वोल्ट की बैटरी से धारा किस दिशा में बह रही है, तो हमें I2 का मान बताना है, बेसिकली I2 का मान, I2 का मान बताना है बेटा हमको कि I2 कितनी है और किस दिशा में। तो बेटा दो लूप के नियम लगा लेना, दो लूप के नियम लगाओगे या मैं जंक्शन के नियम से करवा दूं, दोनों ही तरीके से कर सकते हो, आपका मन है। दो लूप के नियम बना के हल कर लो बेटा, इसको दो लूप के नियम बनाओ और अभी के अभी हल करो मेरे सामने, है ना। चाहे आप इसमें बना लो, इसमें बना लो, दो लूप के नियम बनाओ बेटा, दो लूप लो लगाओ, अभी समीकरण बनाओ बेटा और अभी हल कीजिए, अभी हल कीजिए, 2 मिनट का समय दिया मैंने, समीकरण बनाइए और बेटा अभी हल कीजिए। मैं साइड हो गया, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, I1 I2 दोनों की मान निकालना है। बना इक्वेशन, चलिए तो देखो मैं भी बनाता हूँ, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, धारा की दिशा में गए, धारा की दिशा में गए, तो यहां पर मिला अपन को 10 इंटू I1 प्लस I2, ओके। फिर हम आगे गए, आगे गए, आगे गए, यहां से धारा I1 जा रही है तो यहां से धारा I1 ही लौट के आएगी, बैटरी के एक सिरे से जितनी धारा जाती है बैटरी के दूसरे सिरे से लौटकर उतनी ही धारा आती है, तो यहां से धारा आई, तो ये कितना हो गया प्लस का 7 इंटू I1 और माइनस का 20 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हम इस लूप में बात करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तो इधर करंट कितनी है 10 इंटू I1 प्लस I2, 10 इंटू I1 प्लस I2, और यहां से जितनी धारा गई उतनी ही वापस आएगी, धारा कितनी गई है I2, तो यहां से धारा I2 ही वापस आएगी। लूप लो बना लो, आसान रहेगा सॉल्व करना। हमें I1 I2 के मान निकालना है अलग अलग, तो प्लस का 4 इंटू I2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। अब हम अगले पन्ने पे लेके चलते हैं इनको, तो 10 I1 प्लस 10 I2, 10 I1 प्लस 10 I2 माइनस का 7 नहीं प्लस का 7 I1 इज इक्वल टू 20, और ये 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस का 4 I2 इज इक्वल टू 10, तो इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, तो ये 17 I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 20, और ये हो गया बेटा 10 I1
प्लस का 14 I2 इज इक्वल टू 10। अब हमें I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए बेटा एक काम करो, इसमें गुणा कर दो 14 से, इसमें गुणा कर दो 10 से, इससे 10 से गुणा कर दो। नहीं, I2 निकालना है ना, तो I1 को गायब कर देते हैं, तो इसमें गुणा कर दो बेटा 10 से, इसमें गुणा कर दो 17 से, तो ये कितना हो गया 170 I1 प्लस 100 I2 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 200। नीचे वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी 170 I1 प्लस 17 इंटू 14 कितना हो जाएगा, तो 17 इंटू 10 170, 170 और 17 चौको 68, 238 238 I2 इज इक्वल टू 170 170। अब इन दोनों को बेटा घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। यहां से माइनस का 138 इंटू I2 इज इक्वल टू कितना बचा है बेटा 30 बचा है। तो I2 की वैल्यू कितनी आई है, I2 की वैल्यू आई है 30 अपॉन माइनस 30 अपॉन 138। इसको डिवाइड करना कितना आया, इसको डिवाइड करो कितना आया, हमको लग रहा है शायद सी आ जाना चाहिए, हमको लग रहा है, पता नहीं वैसे आंसर लिखा होगा, नहीं लिखा है, देखते हैं कितना चाहिए, है ना। मैंने आंसर शीट किया, आप डिवाइड करके कमेंट बताओ कितना आ रहा है, दिशा तो हमें पता लग गई, डिवाइड करके कमेंट बताओ कितना आ रहा है। यस 0.21 0.21, ठीक है। अब वो भी माइनस साइन के साथ, 0.21 विद माइनस साइन। तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि हमने जो दिशा मानी है एक्चुअल दिशा उसकी उल्टी है। माइनस साइन जो बता रहा है कि जो दिशा हमने मानी है एक्चुअल दिशा उसकी उल्टी है, ठीक है। ओके, तो आंसर हो जाएगा, हमने दिशा कहां पर मानी है बेटा, इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, तो दिशा वास्तव में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी, इधर होगी दिशा, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर, ठीक है। हमने यहां दिशा कहां से मानी है, धन से ऋण, धन से ऋण ऊपर, वास्तव में दिशा कहां है, ऐसे नीचे, धन से ऋण, हमने ऋण से धन मानी है, ऋण से धन मानी है, वास्तव में दिशा कहां है, धन से ऋण, नीचे की तरफ, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। बेटा तो अपन लेक्चर शाम को रखेंगे ना 5-6 बजे। अच्छा, इसको एक तरीके से और सोल्व करवाएं क्या, इसको एक और तरीके से सोल्व करवाता हूं मैं, आप एक और तरीके से, नोड एनालिसिस से, है ना, सॉल्विंग बाय नोड एनालिसिस, सॉल्विंग बाय नोड एनालिसिस। तो पहले तो आप इसका सर्किट बना लो, ये 10 ओम है, यहां पर एक बैटरी 20 वोल्ट की, और यहां पर एक रेजिस्टेंस 7 ओम का, 20 वोल्ट की बैटरी, यहां पर एक बैटरी कितने की 10 वोल्ट की, और यहां पर एक रेजिस्टेंस कितने का 4 ओम का, 4 ओम का, ठीक है। अब देखिए नोड एनालिसिस से आसान रहेगा क्या करना, इसी से बढ़िया, इसी से आसान है, कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं नोड एनालिसिस से, वही तरीका बढ़िया है। वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन काहे अपन ज्यादा लोड लेवे, काहे अपन ज्यादा लोड लेवे। देखो इसको अपन मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल कुछ Vx, और इसका पोटेंशियल अपन ने कितना मान लिया, 0 मान लिया, कितना मान लिया बेटा 0, ठीक है। नोड एनालिसिस से कर लो, इसमें धारा मान लीजिए इधर कितना है I1, इसमें धारा मान लीजिए इधर कितना है I2, और इसमें धारा मान लीजिए कुछ इस दिशा में कितनी है I3 है, I3। यहाँ धारा कितनी जा रही है I2, यहाँ धारा कितनी जा रही है बेटा I1, ठीक है, I1। इस तरीके से अपन ने मान लिया। अब देखो बेटा इस पॉइंट का, ये Vx माना है, तो इस पॉइंट का विभवांतर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का विभवांतर हो गया बेटा Vx प्लस 20, Vx प्लस 20, और ऐसे इसका Vx है तो इसका विभवांतर कितना हो गया Vx प्लस 10। अच्छा Vx प्लस 10 होगा, देखो मैं देख लेता हूँ इस पॉइंट को मैंने मान लिया भाई, तो Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy इज इक्वल टू 10 Vx प्लस y, ठीक है। देखो कैसे, यहां से यहां का बैटरी मिली तो विभव बढ़ गया 10 से, प्लस 10 क्या लिख क्या रहेगा, ये Vx ये Vy Vx है ना, कैसे मतलब कैसे आ गया मैं बताता भी हूँ, ये कैसे आया, कैसे आया, है ना, ध्यान देना। देखो ये पॉइंट कितना है अपना Vx है, ये पॉइंट कौन सा है Vx विभव, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ इसका विभव है बेटा V1, ऐसा मान लेते हैं, विभव कितना V1, तो Vx माइनस V1 इज इक्वल टू, अच्छा वो उल्टा आएगा, इज इक्वल टू 10 वोल्ट, कितना हुआ 10 वोल्ट, हमें V1 चाहिए Vx नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए V1। तो यहाँ से बेटा V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस V1 इज इक्वल टू 10 माइनस Vx, तो V1 का वैल्यू कितना आएगा Vx माइनस 10, Vx माइनस 10, ठीक है, Vx माइनस 10, तो ये वाली वैल्यू आएगी बेटा Vx माइनस 10, Vx माइनस 10, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी Vx माइनस 20, Vx माइनस 20, ठीक है। देखो कैसे है Vx माइनस 20, मैं बताता हूँ। इसका विभव Vx, इसको मान लो 0.2, ठीक है, 0.2 मान लो, इसका विभव कितना मान लो बेटा V2 मान लो, ठीक है। कैसे ज्ञात करना है इसको समझना। अच्छा आप ज्ञात करने का सोचो, पहले हमें V2 ज्ञात करना है, आप कोशिश करो। यस, आप ऐसे याद रखना कि अगर हम नेगेटिव सिरे पर पहुंच रहे हैं, बैटरी पार करके नेगेटिव सिरे पर पहुंच रहे हैं तो माइनस का लिखना, नेगेटिव सिरे पर पहुंच रहे हैं तो माइनस का लिखना, ठीक है। अपना फंडा क्या होता था, हम x से जा रहे हैं V2, तो Vx माइनस V2 इज इक्वल टू बैटरी मिली कितने वोल्ट की 20 वोल्ट की, बैटरी मिली कितने की 20 वोल्ट की, तो माइनस V2 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस Vx, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई Vx माइनस का 20, Vx माइनस का 20, ठीक है। तो इस पॉइंट का विभव कितना हो गया Vx माइनस 20, नोड एनालिसिस वाला मेथड, है ना, ध्यान देना दोस्तों। तो अब नोड एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, इस नोड की बात करते हैं, इस नोड की बात, ठीक है। इसका विभव कितना है 0 वोल्ट माना हुआ है, 0 आप कहीं भी मान सकते हैं। तो इस जंक्शन पर आने वाली धारा कितनी है I3, और जंक्शन से जाने वाली धारा कितनी है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो I3 का मान अपन क्या लिखेंगे Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू I1 का मान क्या लिखेंगे, I1 इसमें धारा है, इधर से इधर जा रही है, I1 इधर से इधर जा रही है, तो ये उच्च विभव पर माना, ये निम्न विभव पर, तो अपन ने क्या लिखा 0 माइनस Vx माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7 ओम। I2 का मान खुद से लिखो बेटा आप, I2 का मान खुद से लिखिए। तो I2 का मान हम जब लिखेंगे, I2 का मान, तो I2 का मान कितना हो जाएगा, I2 का मान धारा यहां से यहां जा रही है, तो 0 माइनस ऑफ माइनस Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 ओम। अब जल्दी से बेटा मुझे Vx का मान हल करके कमेंट में बता दो, प्लीज लेट हो रहे हैं। Vx का मान जल्दी से, आज मजा नहीं बेटा, मुझे भी आज मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, इसलिए हम कलेक्टर क्लास रखेगा। आज हमें खुद पता नहीं चल रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं, और कभी मतलब 4-6 महीने में एक आध बार ऐसा होता है, कहीं दिमाग अगर दिन अच्छा ना जाए ना
तो ऐसा हो जाता है। तो आज हमने जो चीज भाई पढ़ी है ना, किसी में कोई दिक्कत हो तो बताना, हम कल फिर से बता देगा। आप कहोगे ये वाली क्वेश्चन कल फिर से करवा, तो मैं कल फिर से करवा दूंगा। और आज के लिए बेटा माफी, आज मेरा दिमाग फ्यूज है, क्यों फ्यूज है ये भी नहीं बता सकता। एडवांस का टेस्ट तो बेटा दिन में होगा, अपन शाम को रखेंगे क्लास के, है ना, मैं देख लूंगा। ठीक है, जैसे ही आपको Vx का मान मिल जाएगा ना बेटा, इसको सॉल्व करके आप क्या करेंगे, Vx का मान निकालेंगे। इसको सॉल्व करना, आपको Vx का मान मिल जाएगा, Vx का मान मिल जाएगा। और जैसे ही आपको Vx का मान मिलेगा तो I2 आपको निकालना है। I2 हम क्या लिख रहे हैं, धारा यहां से यहां मानी है आपने, तो 0 माइनस Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 ओम, डिवाइड बाय 4 ओम। अब जल्दी से Vx और I2 का मान यहां से और निकाल के बता दो बेटा, बस फिर छुट्टी। अच्छा, पहले मुझे कल के बारे में बता दो, पक्का ना, कल कितने बजे रख लें, कल शाम को 6 बजे रख लें, नहीं 5 बजे रख लें, कल शाम को 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे, कल शाम को 5 बजे वाले थम्स अप खेल जाओ, कल शाम को 5 बजे वाले बेटा थम्स अप खेल जाओ फटाफट एक बार। जल्दी से। सीरीज कॉम्बिनेशन वाला भी ना मैं अपन कल फिर से कर लेंगे। अच्छा 6 बजे तक टेस्ट ही है, 6 बजे टेस्ट ही है, तो 6 बजे नहीं रखेंगे, 7 बजे रख लें, 7 से 9 मजा आ जाएगा, 7 से 9 रख लेते हैं। चलिए वैल्यू निकाल ली, निकाल के सॉल्व कर लेना, अब हम घर जा रहे हैं। मतलब होमवर्क भी ना अपन कल ही डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क भी ना बेटा हम कल ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहें, है ना। और आज के लिए यार भाई, आज के लेक्चर में जो चीज समझ नहीं आई होगी आप बता देना, अपन फिर कर लेंगे। और क्लास अगर कल होगी तो कितने बजे होगी, आप सुबह 11 बजे एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लें, जब आप एडवांस का टेस्ट दें उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लें। और बेटा टेस्ट में भी, एडवांस के टेस्ट में भी देखो, एडवांस में कट ऑफ बहुत कम जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि हमें सभी क्वेश्चन करने हैं। आप क्वेश्चन से ढूंढना कि आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगे कि नहीं हमने देखा ही नहीं है, हमने कभी किया नहीं, हमसे होगा नहीं, तो उसको छोड़ देना तुरंत, उसमें समय बर्बाद मत करना, ठीक है। कल 11 बजे आप नोटिफिकेशन देख लेना क्लास का कि है या नहीं है, और है तो कितने बजे है ना। टेस्ट की टाइमिंग वगैरह मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।